हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एसकेसी सीनियर। आज के क्लासेस में द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिया है। टोटल 4 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। एक चैप्टर इसके बाद बच जाएगा। आज के क्लासेस में पूरा इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड के बारे में। ट्रेड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो ट्रेड एक ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पे किसी भी सामान को हम खरीदते या बेचते हैं, या फिर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम बेसिकली ट्रेड कहते हैं। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ लेन देन करते हैं, किसी भी 2 कंट्रीज़ के बीच में जब लेन देन होता है या फिर ख़रीदना और बेचना होता है, तो ऐसी परिस्थिति को, ऐसे प्रोसेस को हम ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इंटरकंटिनेंटनेस। ये क्या होता है? 300 BC के आसपास में, 3000 BC के आसपास में, BC का मतलब होता है बिफोर द क्रिश्चियन एरा, मतलब कि क्रिश्चियन का जो जन्म था उससे पहले वाले समय काल को क्रिश्चियन एरा कहा गया है, और AD को आफ्टर कहा गया है। यहाँ पे एक्टिव कोस्टल ट्रेड जो था, कई सारे ऐसे कोस्टल ट्रेड, समुद्री व्यापार जो था वो जुड़ा हुआ था किसके साथ? इंडस वैली सिविलाइजेशंस के साथ, जो आज के टाइम में वेस्ट एशिया है। और यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, माइग्रेशन कर रहे थे लोग। माइग्रेट का मतलब लोग यहाँ अपने घरों को छोड़कर मूव कर रहे थे। कैपिटल का भी मूवमेंट हो रहा था, गुड्स का भी मूवमेंट हो रहा था, आइडियाज़ का भी खोज हो रहा था, और बहुत सारे जो लोग थे वो हेल्प कर रहे थे ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने में। पहले के टाइम में ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था? एक एक्सप्लोरर था। एक्सप्लोरर किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को जो बेसिकली एक कंट्री से दूसरे कंट्री घूमता रहता है और एक्सप्लोर करता है, नई नई चीज़ों के बारे में बात करता है। इसने डिस्कवर किया था बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट जो था अमेरिका का, उसे, और बेसिकली इसने समुद्र का रास्ता ढूंढा था अमेरिका तक पहुंचने के लिए, और इसी व्यक्ति का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो समुद्री तरीके से अमेरिका जाने का रास्ता खोजने वाले व्यक्ति का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट है वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये एक ऐसा वॉर था जो बेसिकली 1944 में आया था, और इसने बेसिकली बहुत सारे पूरे वर्ल्ड पे इसका प्रभाव देखा गया था। यहाँ पे वॉर में, ये जो वॉर था, ये वॉर यूरोप, एशिया, अफ्रीका और पैसिफिक में देखा गया था ख़ास तौर पे। और यहाँ पे क्योंकि जो था बेसिकली बिकॉज ऑफ अनप्रेसिडेंट एक्सटेंट, क्योंकि यहाँ पे ना चाहते हुए भी टोटल तरीके से ये वॉर बहुत ज़्यादा फैल गया था, और टोटल नेचर था, इट्स स्प्रेड एंड इट्स टोटल नेचर। तो ये बेसिकली ऐसी परिस्थिति को ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया था, जो बेसिकली यूरोप, एशिया, अफ्रीका और पैसिफिक के बीच में लड़ा गया था। चटनी म्यूज़िक क्या है? चटनी म्यूज़िक दोस्तों ये एक ऐसा कल्चरल म्यूज़िक है जो बहुत ही पॉपुलर था ट्रिनिडाड ऑफ एंड गायरता में, जो क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन था पोस्ट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बाद। और ये एग्जाम्पल था कल्चरल फ्यूजन का, किसके बीच में? कैरिबियन आइलैंड और इंडिया के बीच में। तो एक प्रकार का पारंपरिक म्यूज़िक का नाम था चटनी म्यूज़िक। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। रोल क्या था सिल्क रूट का? रूट्स जो था वो बेसिकली कार्गोस, मतलब कि सामान को ढोने के लिए समुद्री इलाकों से, उसे कार्गोस कहा जाता है। और यहाँ पे चाइनीज़ सिल्क का इस्तेमाल किया जा रहा था दोस्तों, बेसिकली वेस्ट में बहुत ज़्यादा, ठीक है। बेसिकली जो चाइनीज़ सिल्क थे वो वेस्ट में सिल्क रूट से जाना जाता था, मतलब सिल्क का व्यापार होता था कार्गोस के जरिए, और चाइनीज़ सिल्क जो थे वो वेस्ट में हो रहा था, तो इसी को सिल्क रूट कहा गया था। हिस्टोरियंस ने इसे बेसिकली डिस्कवर किया, कई सारे सिल्क रूट हिस्टोरियंस ने बेसिकली डिस्कवर किया था, कई सारे सिल्क रूट लैंड जरिए से भी, समुद्री इलाकों से भी, कई सारे जो एशिया के क्षेत्र थे जो कनेक्ट करता था एशिया को, यूरोप को, नॉर्दर्न अमेरिका को, यहाँ तक कि मिट्टी से बना हुआ सामान भी चाइना से रूट हो रहा था, जा रहा था समुद्री इलाकों से। टेक्सटाइल, मसाले इंडिया से आ रहे थे। साउथ एशिया भी बेसिकली ट्रैवल कर रहा था इसी रूट के जरिए। तो ये वो बेसिकली एक ऐसा रास्ता था जहाँ पे सिल्क का व्यापार करने के लिए खोज किया गया, लेकिन उसके बाद
बहुत सारी कंट्रियां इस रास्ते का इस्तेमाल अपने व्यापार के लिए करने लगी और इसके रिटर्न में कुछ महत्वपूर्ण प्रीशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सभी को भी यूरोप से एशिया से बेसिकली ट्रेड करना शुरू कर दिया गया। कल्चरली बुद्धिज़्म इमर्ज हो गया, ईस्टर्न इंडिया से मिल गया और ये पूरे जितने भी डायरेक्शंस थे सिल्क रूट के ज़रिए उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल गया। नेक्स्ट है इंडेंचर लेबर। एक ऐसा बॉन्डेड लेबर को कहते हैं जो बेसिकली काम करता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो फिक्स टाइम और पीरियड के लिए काम करता है। एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने काम पे रखा और उसको हमने 5 सालों के लिए काम पे रखा या 3 दिन के लिए काम पे रखा, ठीक है, 5 महीने के लिए काम पे रखा। तो यहाँ पे और काम भी रखा तो उसको कोई पर्पस के लिए रखा, फिक्स टाइम के लिए रखा, ठीक है, और उसको उस काम के लिए पैसा दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो और उस काम के लिए वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में जा सकता है ना, और किसी भी जगह पर वो रह के काम कर सकता है। तो ऐसे प्रकार के मजदूरों को हम इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं, मतलब जो बेसिकली काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, मतलब कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करते हैं। आगे है, क्या कारण था जिसकी वजह से डिस्क्राइब किया गया नया सिस्टम ऑफ स्लेवरी को यहाँ पे? तो यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट्स इस बात से सहमत थे कि वो वर्क कर सकते हैं, है ना, एंड ऑपरेशन मतलब अपने घर को छोड़कर वो बाहर भी जाने को तैयार थे। अगर वो तैयार थे कि अगर वो पैसा अगर ज़्यादा पे करते तो वो अपने घर को छोड़ के बाहर जाने को तैयार हैं। दे वर चीटेड, लेकिन उनके साथ क्या किया गया? उनके साथ धोखा हुआ, क्योंकि उनको गलत जानकारी दिया गया एजेंट की तरफ से कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको बताया नहीं गया, गलत रास्ता बताया गया, मोड ऑफ ट्रैवल गलत बताया गया कि ले जाया जाएगा आपको प्लेन से, ट्रेन से, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। नेचर ऑफ वर्क जो होगा वो भी झूठ बोला गया, वर्किंग कंडीशन, मतलब बेसिकली उनके साथ फ्रॉड हुआ और ये बोलकर उनको काम पर ले जाने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाया गया। लेकिन हुआ क्या कि उनको गुलामी के लिए बेसिकली ले जाना शुरू कर दिया गया था कई सारे एजेंट्स की तरफ से, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर ऐसा हो पाता था, झूठे बातों को बताकर इस तरीके से। ऑफ्टन माइग्रेंट्स जो थे, इवन यहाँ तक भी बहुत लोग नहीं कहते थे कि दे वर टू गो ऑन द लॉन्ग सी जर्नी। यहाँ तक बहुत सारे लोग अपने माइग्रेंट्स को ये भी नहीं बताते थे कि उनको बहुत लंबा जो रास्ता है वो तय करना है, तो बहुत सारा झूठ बोला जाता था। दे टास्क अलॉटेड देम, जो भी काम उनको दिया जाता था प्लांटेशन में, वो एक्सट्रीमली बहुत ही मुश्किल, सामान ढोना, सामान उठाना, और इसको कंप्लीट कर पाना एक दिन में संभव भी नहीं हो पाता था। और अगर कोई नहीं कर पाता था तो उसको पीटा जाता था, उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो उसके साथ बहुत सारे प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था, एक प्रकार का स्लेवरी जैसा परिस्थिति था। डिडक्शन, अगर वो अच्छे से काम नहीं करता तो उसके वेजेस में भी डिडक्शन होता था, यानी कि अगर वो काम समय पर नहीं कर पा रहा है तो उसके पैसे भी काटे जाएंगे, ठीक है, या फिर ऐसे काम कर रहा है जो अनसेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्टिजनक काम नहीं कर रहे हैं तो उस पर भी पैसे कटेंगे। लिविंग और वर्किंग कंडीशन बहुत ही बुरा था, बहुत ही कम ही उनके पास राइट्स थे, कोई भी राइट्स नहीं थे उनको। 8 घंटा के बदले 14 घंटा 16 घंटा काम करवाया जा रहा था, यानी कि उनके पास कोई भी राइट्स नहीं था, वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉर्न लॉज। एक कानून का ये बेसिकली नाम है जो ब्रिटेन की तरफ से 1804 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तब जब लैंड ऑनर्स जो थे, ज़मीन के मालिक थे, जो बहुत डोमिनेटेड थे पार्लियामेंट में, उन्होंने बेसिकली प्रॉफिट्स के लिए मांग किया, और जो वहाँ पे ड्यूटीज़ था जो कॉर्न पे लगाया गया था, ठीक है, मक्के पे जो लगाया गया था, उसको कम करने के लिए यहाँ पे बेसिकली कानून पास करने के लिए कहा गया था कि इम्पोर्टेड जो है, यानी कि हम जो ख़रीदते हैं, इम्पोर्ट करता होता है सामान को बाय करना दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो इम्पोजिंग जो किया जा रहा था ख़रीदने पर, जो इम्पोर्ट था, imported.com, उस पर क्या करने के लिए, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ था वीट फार्मिंग का और हाई ब्रेड प्राइसेस का, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कॉर्न लॉस आएगा और ड्यूटीज़ और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो इससे क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, और वीट फार्मिंग में ऐसा ही हुआ और हाई ब्रेड प्राइसेस भी लाए गए। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट्स क्या हुआ एवोल्यूशन ऑफ कॉर्न लॉस का। कॉर्न लॉस से क्या देखा गया, तो ये बेसिकली मर्चेंट्स को इस बात का अनुमति देता था कि
इंपोर्ट कर सकते हैं फूड ग्रेन्स को एब्रॉड से भी बहुत ही कम दामों में। और ये बात से और फ़ायदा क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से नुकसान सबसे बड़ा देखा गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि मर्चेंट्स जो हैं इंग्लैंड वो इंपोर्ट कर रहे हैं फूड ग्रेन्स को विदेशों से बहुत ही कम दामों में। तो अपने कंट्री में जो लोग हैं उनको तो दिक्कत आ जाएगा, उनको तो रोज़गार ही नहीं मिलेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि इससे प्रॉस्परस समृद्ध कैपिटलिस्ट क्लास का बढ़ोतरी देखा गया, पूंजीवाद व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ शहर वाले इलाकों में। अनएम्प्लॉयमेंट जो था ख़ास तौर पे रूरल सेक्टर के ग्रामीण क्षेत्रों में वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड बहुत बढ़ता गया। और फोर्स मूवमेंट जो था लेबर का वो ज़बरदस्ती उनको मजबूरी हो गया कि वो एग्रीकल्चर की से इंडस्ट्रियल सेक्टर में मूव कर जाए, क्योंकि अब यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कॉर्न लॉस की वजह से जो है प्राइसेस वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, इंपोर्ट लगा दिया गया उस पर। नेक्स्ट है यूरोपियंस वर अटैक टू अफ्रीका। यूरोपियंस की तरफ से अट्रैक्टेड हुआ अफ्रीका। क्यों? अफ्रीका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लैंड है, किस चीज़ का? मिनरल्स का। यूरोपियंस यहाँ पे आए ये सोचकर कि यहाँ पे आके अपने प्लांटेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, माइन फैक्ट्रीज बैठाएंगे और कई सारे क्रॉप्स का उत्पादन और मिनरल्स का उत्पादन करेंगे, जिसको वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि सामानों को बेच भी सकते हैं यूरोप को। तो इस मकसद से बेसिकली यहाँ पे आया गया। लेकिन लॉस ऑफ कैटल डिजीज़ की वजह से नुकसान हुआ और अफ्रीकन लाइवलीहुड पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। प्लांटर्स, माइन के ऑनर्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट सक्सेसफुली बेसिकली तरीके से डिस्ट्रॉय इसकी वजह से हो गए। मोनोपोलाइज्ड व्हाट स्कार कैटल रिसोर्सेज रिमेन टू फोर्स अफ्रीकन्स। मोनोपोलाइज क्या था कि मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा और अफ्रीकन जो है वो लेबर मार्केट में पूरी तरह से डोमिनेट करेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज़ मिलिट्री थी वो बहुत ही वीक थी, बहुत ही पीछे थी और उनका यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं था मिलिट्री के एग्रेशन में यूरोपियन स्टेट की तरफ से। फूड ऑफर्स हुआ और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंसेस कल्चरल एक्सचेंज को भी देखा गया। ट्रेड एंड ट्रेवलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया फूड क्रॉप्स के लिए। लैंड में जहाँ पे वो ट्रैवल करेंगे, जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी ट्रेवलर्स थे, इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया फूड क्रॉप्स को लैंड्स के लिए जहाँ पे वो ट्रैवल करते हैं। बहुत सारे कॉमन फूड्स जैसे कि पोटैटोज़ हो गया, मेज हो गया, सोया, ग्राउंड नट्स, टोमेटोज़, चिलीज़, स्वीट पोटैटोज़, ये सब बेसिकली कहाँ से आ रहा था? ये सभी अफ्रीका से आ रहा था। ऐसा मानना था कि नूडल्स ट्रेवल्ड कर रहा था कहाँ से? वेस्ट से, फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैघेटी, मतलब मुख्य प्रकार का एक प्रकार का क्रॉप्स यहाँ पे माना गया था। और अरब के ट्रेडर्स इसको पास्ता के रूप में 5th सेंचुरी में यहाँ पे लाया गया, जो आइलैंड था इटली का, वहाँ पे। इंडियन में रोटीज़ बहुत ही बिकम टॉर्टिलस, बहुत ही फेमस प्रकार का अनाज माना जाता है। मैक्सिको, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी कई सारे यहाँ पे अनाज थे। यूरोप में जो गरीब व्यक्ति था वो बेसिकली खाना शुरू कर दिया। क्या खाना शुरू कर दिया? एक बेहतर प्रकार का खाना शुरू कर दिया, लंबा रहना शुरू कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया पोटैटो का। इसके बाद इकोनॉमिक इफ़ेक्ट भी देखा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ब्रिटेन पे। फाइनेंस एक्सपेंडिचर जो था, फाइनेंस पे जो खर्च हुआ था, वॉर पे जो खर्च हुआ था, वो बेसिकली ब्रिटेन ने वॉरो किया था अमेरिका से। इसका मतलब ये था कि अब जो लड़ाई था वो अमेरिका के बीच में तो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वॉर जो था वो ख़त्म पे था, क्योंकि पैसा तो था नहीं लड़ने को। ब्रिटेन बर्डन में था क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर कर्ज हो गया था और ये वॉर डिस्टर्ब कर रहा था ब्रिटेन के पोजीशन को भी। ख़ास तौर पे जो डोमिनेंस था इंडियन मार्केट में वो बहुत दिक्कत कर रहा था और इंडिया में यही एक अपॉर्चुनिटी भी था। और इसी वजह से भारत के जितने व्यापारी लोग थे वो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया, अपने आप को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश के ख़िलाफ़ एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया कि यही मौका है, मौके पे चौके मार दो और इंडस्ट्री लगाओ, खूब सारा सामान को अपने कंट्री में बेचना शुरू करो, क्योंकि इनके पास तो पैसा है नहीं जो बनाएंगे। इंडियन इंडस्ट्रीज़ के पास ये अच्छा ऑब्जेक्टिव था, एक अच्छा मौका था और यहाँ पे जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। यहाँ पे बहुत सारा इसी वजह से क्या हो गया, बेरोज़गारी में बढ़ोतरी देखने को मिला ब्रिटेन में।
कपल ऑफ टाइम में, और क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा था एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन भी कोलैप्स हो गया था। एक्सपोर्ट जो था कॉटन का ब्रिटेन के साथ वो बहुत ज़्यादा घट गया था क्योंकि वॉर की वजह से, और इसकी वजह से ब्रिटेन अपने आप को मॉडर्नाइज़ करने में भी असमर्थ रहा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था क्योंकि वो उसका कॉम्पिटिटर तो अमेरिका था। अमेरिका, जर्मनी, जापान इंटरनेशनली इनके साथ ये कॉम्पीट करने में सक्षम नहीं था। क्यों सक्षम नहीं था? क्योंकि ये वॉर में बहुत ज़्यादा टूट चुका था। रिंडरप्लेस कैटल पेग्यू एक प्रकार का इन्फेक्शन वायरल डिजीज़ जो कैटल से होता है, डोमेस्टिक बुफेलो से होता है, उसे कहते हैं। ओपियम ट्रेड, अफीम जिसे कहा जाता है, एक ट्रैफिक डेट डेवलप इन 18th सेंचुरी। एक इस पर दर बढ़ाया गया, टैक्सेस बढ़ाया गया 18 और 19th सेंचुरी में, जहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन ने एक्सपोर्ट किया ओपियम का और ग्रोन करना शुरू किया इंडिया से चाइना। फिर एक समय काल देखा गया ग्रेट डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा नुकसान का समय काल, यानी कि एक ऐसे परिस्थिति को कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन जब वर्ल्ड का ज़्यादातर कंट्रीज जो था कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन में आ गया था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, प्रोडक्शन में बहुत दिक्कत, एनवायरनमेंट में दिक्कत, एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत, इनकम में दिक्कत, इनकम में गिरावट, ट्रेड में गिरावट, ये सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स के समय काल को 1929 वाले समय काल को लगभग ये 1930 तक चला था। इसी टाइम पीरियड को द ग्रेट डिप्रेशन कहा गया था। ग्रेट डिप्रेशन खास तौर पे यूएस के बीच में भी देखा गया था 1929 से 30 के बीच में, कहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ओवर प्रोडक्शन, बहुत अधिक उत्पादन, एग्रीकल्चर में गिरावट आना, प्राइसेस में बहुत बुरा हो गया था, प्राइसेस पूरी तरीके से गिर गए थे, इनकम डिक्लाइन हो गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ऐसा परिस्थिति आ गया था कि फार्मर्स अपने नीड को भी पूरा कर नहीं पा रहे थे। बड़े पैमाने पे प्रोड्यूसर जो थे वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, मार्केट में बहुत ही कम इनकम हो रहा था, सप्लाई भी था वो सोल्ड नहीं हो पा रहा था जितना भी था, क्योंकि बायर्स का कमी आ गया था फार्म में, जो भी प्रोड्यूसर, क्योंकि सामान महंगा हो गया था। यूएस लोन क्राइसिस चल रहा था 1920s के बीच के आसपास में, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ फाइनेंशियल तौर तरीक़ों पे, इन्वेस्टमेंट पे लोन्स के साथ काम कर रही थी। यूएस के साथ लोन्स में डूबी थी पूरी तरीके से सारी कंट्रीज़। जितने भी बाहरी विदेशी कंट्रीज़ थे वो पहला साइन किया, ट्रबल किया, कंट्रीज़ डिपेंडेंट थी पूरी तरीके से लोन पे, और वो भी यूएस के साथ। यहाँ पे कई प्रकार के क्राइसिस देखा गया। क्यों? क्योंकि लोन लिया जा रहा था यूएस के साथ, और यहाँ पे फेलियर था बैंक्स का, क्योंकि कोलैप्स हो गया था करेंसीज़ का, और इसकी वजह से यूएस में और लोन बहुत सारे लोगों ने लिया। NIEO क्या है? ये बेसिकली एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ जो वेस्ट और जापान में देखा गया था, मतलब जिसको डिसाइड नहीं किया गया था, जिसके बारे में सोचा नहीं गया था। वेस्ट और जापान में कुछ भी अच्छा नहीं था, पॉवर्टी के बारे में बहुत तरक्की में कमी थी, लैक ऑफ डेवलपमेंट था कंट्रीज़ में पहले, और यहाँ पे नीड था डेवलपिंग नेशन का कि वो ऑर्गेनाइज़ करे अपने आप को, और इसीलिए G77 ग्रुप का स्थापना किया गया, डिमांड किया गया, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो सदस्य होते हैं, और इसी के बाद इस्टेब्लिशमेंट किया गया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जैसे हम NIEO कहते हैं। NIEO का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो बेसिकली कंट्रोल करती है खुद तरीके से कि कैसे बेसिकली काम करना है, आर्थिक स्थिति पे ध्यान देना है, नेचुरल रिसोर्सेज को बेहतर करना है, ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, रॉ मटेरियल को फेयर प्राइसेस पे बेचना है, और बेटर एक्सेस रहना चाहिए मैन्युफैक्चर गुड्स का डेवलप मार्केट में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, और इसी के साथ ही चैप्टर भी ख़त्म हो गया हमारा। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो है वो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये एक प्रकार का एक सलाह का एक एग्रीमेंट था जिसका मेन एम क्या था, पोस्ट वॉर के बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को प्रिजर्व करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाना, और पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सभी के पास काम हो, इस प्रकार से तैयारी करना, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना, प्रिपेयर करना, जहाँ पे फेमस इकोनॉमिक्स जॉन मेयरनर्ड कीनीज़ ने डायरेक्ट किया, प्रिपेयर किया कि किस तरीके से फ्रेमवर्क होना चाहिए, किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस काम करेगी। नेशंस मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी हुआ इस पे जुलाई 1944 में। कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स एक जगह है जो कि न्यू हेमिस्फीयर USA में है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के हिसाब से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका नाम IMF, जो किसी भी कंट्री को बुरे वक्त में लोन देने का काम करती है, रिएशंस, तो इन्होंने बेसिकली वर्ल्ड में इसका एस्टैब्लिशमेंट, फिर IMF का एस्टैब्लिशमेंट किया गया इसी साल 1944 में, जो बेसिकली डील करती है
अलग अलग परिस्थितियों में जो सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है नेशन का वर्ल्ड बैंक में, पोस्ट के बाद, फाइनेंस पोस्ट के बाद, वॉर रिकन्स्ट्रक्शन के बाद, मतलब किसी कंट्री में युद्ध हो गया तो उस परिस्थिति में कोई कंट्री कैसे सर्वाइव करेगी, तो आईएमएफ हेल्प करता है, वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है। और इसी दो वर्ड को बेसिकली कहा गया ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन या फिर एग्रीमेंट। समटाइम इसे हम ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो होता है वो इन्हीं संस्थाओं के पास होता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास होता है। वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स जो होते हैं वो इन्हीं के पास होते हैं। यहाँ तक यूएस के पास भी वेटो पावर है। वेटो पावर का मतलब क्या होता है, जब किसी कंट्री के पास अकेले कोई भी बड़ा निर्णय लेने का पावर हो पूरे कंट्री के बदले वर्ल्ड लेवल पे, तो ये पावर सबके पास नहीं होता है, इसको वेटो पावर कहते हैं। प्रेसिडेंट ही किसी प्रकार के निर्णय को ले सकता है। अगर कोई इकोनॉमिक सिचुएशन बुरा हो गया है तो इसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा गया है। तो यहाँ तक कि वेटो पावर किसके पास है, यूएस के पास है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। हु वर्क इन अमेरिका प्लांटेशन ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, एमिग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप, स्लेव्स कैप्चर फ्रॉम अमेरिका, अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका। तो आंसर इज बी, स्लेव्स फ्रॉम कैप्चर फ्रॉम अमेरिका, बिल्कुल सही है। क्या कारण था डिक्लाइन होने का कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का इंडिया से ब्रिटेन में 19th सेंचुरी के आसपास में? तो यहाँ पे सवाल बिल्कुल टैरिफ जो लगा था कॉटन इंपोर्ट पे वो होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। 5 तक हो गया, 6, 7, 8 का ले लें, 9, 10 का ले लें, 11, 12 का ले लें, और चैप्टर आई थिंक ख़त्म हो गया। 14, 15 का ले लें, 16, 17 का, 18, 19, 20 का। और इसके बाद जो बेसिकली हैं इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लेड यूरोप ऑफ अमेरिका इन 19th सेंचुरी ड्यू टू, किसकी वजह से कई सारे लोग का जान गया 19th सेंचुरी में? पॉवर्टी और वाइड स्प्रेड डेडली डिजीज, नेचुरल कैलेमिटी, आउटब्रेक ऑफ वॉर अमॉन्ग नेशन, या आउटब्रेक ऑफ प्लेग। ABCD कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।